हेलो, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में जाना, जिसका अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। आज हम जानेंगे कि कैसे धनानंद और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर जो चंद्रगुप्त मौर्य है पूरे मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनमें से जो साहित्यिक स्रोत है उनमें हैं अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा लिखा गया। इंडिका, जो मैक्सथनीज था, उसके द्वारा लिखा गया, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मुद्रा राक्षस थी, जो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है पुरातत्व स्रोत। जो पुरातत्व स्रोत हैं इसमें है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख, इन सब से भी हमें मौर्य काल की समय की राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक तथ्य है जिसके अनुसार बताया जाता है कि जो चाणक्य होते हैं वो जो तक्षशिला में रहते हैं, पर जो धनानंद होता है वो मगध का राजा होता है और बहुत ही ज़्यादा जो आशीप्रस्त राजा होता है, जो अपने प्रशासन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और मदिरा में धुत रहता है हमेशा। तो जो चाणक्य था उसको बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है मगध की, तो वो उसको धनानंद को समझाने के लिए उसके दरबार में आते हैं। जब वो उसके दरबार में आते हैं तो उसको देख जो है धनानंद जो है भड़क जाते हैं चाणक्य को देख। तो धनानंद चाणक्य को जो है अपमानित करते हैं और उनको दरबार से धक्के दे के निकलवा देते हैं। तो इससे जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने उसी वक्त ठान ली थी, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके जो है उसको पराजित करने में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साथ देता है। तो दूसरी तरफ जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनकी माँ भी जो धनानंद के दरबार में होती है, पहले जब वो छोटा था तो उसकी माँ जो थी धनानंद के दरबार में नर्तकी थी, तो उसके पिता की भी हत्या जो थी उसने ही करवाई होती है धनानंद ने। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है धनानंद और चाणक्य दोनों ही मिलके जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं, धनानंद के ऊपर, और उसको पराजित करके मगध के ऊपर अधिकार कर लेते हैं और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। धनानंद को हराने के बाद जो चंद्रगुप्त होता है उसने धनानंद की ही पुत्री दुर्धरा से शादी कर ली। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त था उसको एंड्रोकोर्स कहा था, जो जस्टिस था उसने सेंड्रोकोर्स कहा था। और जो दुर्धरा से जब शादी कर लेता है चंद्रगुप्त, उससे उसको एक पुत्र प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है बिंदुसार, जो आगे चल के चंद्रगुप्त की पदवी संभालता है, आगे का जो उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का बनता है। तो यूनानी लेखकों ने प्लूटार्क जो था यूनानी लेखक, उसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोर्स कहा है और जस्टिस ने सेंड्रोकोर्स कहा है। तो इन दो नामों से भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स नाम किसके थे, तो आपने याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम थे एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स, ये दोनों नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो 1793 में सर विलियम जोन्स था जिसने ये बताया था कि ये दोनों नाम चंद्रगुप्त, पहले इस बात की पुष्टि नहीं थी, तो 1793 में ही जो सर विलियम जोन्स था उसने बताया था कि एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स जो नाम है वो दोनों नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर हमला किया, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया।
जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो एक महान शासक था। जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो समझता था कि जो धनानंद है वो मगध का शासक है, तो ये जान के वो मगध पर कब्जा करने के बारे में सोचता है। पर जब वहाँ हमला करता है तो उसे पता चल उसका जो सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो बहुत ही आसानी से सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है। और सेल्यूकस निकेटर जो होता है जो चंद्रगुप्त होता है वो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है कार्नेलिया उससे विवाह भी कर लेता है, तो जिसे हेलेना भी कहा जाता है, तो उससे शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। उन दोनों के विचकार संधि हो जाती है। फिर युद्ध में जो चंद्रगुप्त होता है वो महान राजा था, वो सेल्यूकस निकेटर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। उसको हराने के पराजित करने के बावजूद उससे संधि कर लेता है। संधि के दौरान जो सेल्यूकस निकेटर होता है 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य था सेल्यूकस निकेटर को देता है 500 हाथी। वो 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे देता है। सेल्यूकस निकेटर जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था मेगस्थनीज को, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, जिससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उनकी मृत्यु उपवास के द्वारा हुई थी। जब वो भद्रबाहु है लास्ट में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अपना जो राज दरबार है वो सब कुछ त्याग के कहा जाता है कि भद्रबाहु के पीछे चले जाते हैं। वहाँ वो उनके साथ ही रहने लगते हैं और वहाँ पे श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, जिसे जो है जैनियों में सरलेखना विधि कहा जाता है। इसके द्वारा उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो आगे फिर 298 ईस्वी में ईसा पूर्व में जो है बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र होता है, दुर्धरा और चंद्रगुप्त का पुत्र होता है, वो जो है गद्दी पर बैठ जाता है। और चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जब बिंदुसार गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर जो मगध का शासक है बिंदुसार कहलाता है। इसे बिंदुसार को मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। मित्रघात जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा जाता है कि जो मित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बिंदुसार को, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। वो किसका अनुयायी था? अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार भी कहा जाता है। ये नाम आपने याद रखने हैं, मित्रघात, भद्रसार, ठीक है, वायु पुराण में कहा जाता है। और किसमें ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बिंदुसार को भद्रसार का नाम किस पुराण में दिया गया है, जब बिंदुसार को पुराण में कौन सा नाम दिया गया है, तो भद्रसार नाम दिया गया है बिंदुसार को। जैनुओं में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये नाम भी आपने याद रखना है। जैनियों में क्या कहा जाता था उसे? बिंदुसार को सिंहसेन की संज्ञा दी गई थी। से तीनों नाम आपने याद रखने हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा था। जो बिंदुसार थे उसके जो कहा जाता है कि जो बिंदुसार है उसने 16 शादियाँ की थी, पर उनमें से जो उसके पुत्र थे सबसे ज़्यादा बहादुर और जो पुत्र थे वो थे सुसीम और अशोक थे। सुसीम बड़ा था और अशोक छोटा था। तो जो बिंदुसार होता है वो सुसीम और अशोक जो है उसको कहाँ पर भेजता है? विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। तक्षशिला के जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए भेजता है। तो जो बिंदुसार होता है वो अपने पुत्र सुसीम को गद्दी पर बिठाना चाहता है, पर क्या होता है अशोक जो था उसको पसंद नहीं करता था सुसीम को। अशोक और सुसीम के बीच जो है लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो अशोक है वो जीत जाता है और सुसीम को मार देता है।
तो इससे भी जो है बिंदुसार जो था बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की भी प्रार्थना की थी, पर ये जो सीरिया का शासक था उसने मदिरा और सूखे अंजीर ही बिंदुसार को भेजे थे, एक दार्शनिक उसने भेजने से मना कर दिया था। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका जो प्रधान होता था वो होता था खलाटक। उसका प्रधान क्या था? खलाटक कहलाता था। तो ऐसे जो है बिंदुसार ने अपनी शासन व्यवस्था चलाई हुई थी, पर लास्ट में ये बोला जाता है कि बिंदुसार जो होता है राज्य पाठ अपना जो है जब अशोक ले लेता है तो बिंदुसार जो है वो जैनियों के साथ ही चला जाता है, और वहाँ पे वो भी उपवास के दौरान जो है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और बोला जाता है कि बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी वो स्वाभाविक ही थी। कई तथ्यों से ये इसको दर्शाया जाता है, इसकी मृत्यु को। तो ये जाना जाता है कि जो सुशीम था उसको राजपाट वो देना चाहता था, जिसकी वजह से जो अशोक है उसने राजपाट ले लिया था। तो वो इस बात से भी नाराज़ था, दुखी था, तो वो चला जाता है राजपाट अपना त्याग के वहाँ से चला जाता है अपने दरबार से। तो उसकी जो है रास्ते में ही जो है मृत्यु हो जाती है। कई तथ्य है बिंदुसार की मृत्यु से संबंधित। तो चलिए आगे हम जो है बिंदुसार के पुत्र जब जो अशोक होता है जो राजगद्दी पर बैठ जाता है, मगध की राजगद्दी पर, उसके बारे में उसका शासन चल पड़ता है। तो आगे की वीडियो में हम अशोक के बारे में जानेंगे, कैसे अशोक ने गद्दी पर बैठ के कैसे अपनी शासन व्यवस्था चलाई थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।